तुम जो भी बकवास करते हो अगर उस पर टैक्स भर दो तो वो सच हो जाता है। तो सबसे बड़ा झूठ क्या बोलोगे? तुम ऑफिस में अपने कलीग के सामने बस यूं ही फेंक रहे थे कि जियांग सिटी के 3rd रिंग रोड के अंदर तुम्हारा एक आलीशान घर है। तभी तुम्हारे दिमाग में एक मशीनी आवाज गूंजी, होस्ट की बकवास पकड़ दी गई, फेंक टैक्स सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। अगले ही पल तुम्हारी आंखों के सामने एक नीली पारदर्शी स्क्रीन आ गई। होस्ट ने जांग सिटी के 3rd रिंग रोड में 158 स्क्वायर मीटर का फुली फर्निश्ड 3 BHK घर होने का दावा किया है। इस दावे को सच करने के लिए 6,000 रुपए का टैक्स भरना होगा। तुम उस नीली स्क्रीन को घूरते रहिए। 6,000 रुपए, ये तुम्हारे बैंक अकाउंट के आखिरी पैसे थे, तुम्हारी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी। क्या रिस्क लें? अगर ये कोई स्कैम हुआ तो तुम पूरी तरह कंगाल हो जाओगे, लेकिन अगर सच निकला तो तुम्हारी सांसें तेज हो गई, सीने में दबी आग और मायूसी अब एक पागलपन में बदल गई। तुम्हारा कलीग जंग वे तुम्हें वहां खाली बैठा देखकर और हवा में उड़ेड़िए रहा था। मैं आज ये बात साफ बोल देता हूँ, अगर तुम सच में ओशियन बे में घर खरीद सकते हो तो मैं पूरी कंपनी के सामने लाइव कीबोर्ड खा जाऊंगा। क्या कहते हो? तुमने अपने मन में किसी जंगली जानवर की तरह धांधा लगाई और स्क्रीन पर दिए गए ऑप्शन पर अपनी उंगली टिका दी। एक हल्की सी आवाज आई, फोन पर पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। उसके तुरंत बाद बैंक का मैसेज भी आ गया। आपके अकाउंट 9,526 से 6,000 रुपए का पेमेंट हुआ है। अब आपके अकाउंट में सिर्फ 152 रुपए 34 पैसे बचे हैं। पैसे सच में चले गए। तुम्हारी धड़कन एक पल के लिए रुक गई और तभी दिमाग में वो ठंडी मशीनी आवाज फिर आई, टैक्स जमा हो गया है। जंग वे की तीखी हंसी ऑफिस में गूंज रही थी। लगता है पागल हो गया है, अपनी ही बकवास में खो गया है। तुम अपने फोन की स्क्रीन को टकटकी लगाकर देख रहे थे। दिल जोर से धड़क रहा था, बस सिस्टम के अगले रिएक्शन का इंतजार था। अगले ही पल तुम्हारी जेब में रखा फोन बज उठा। एक अनजान नंबर था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, क्या आप जांगयू बोल रहे हैं? मैं सिटी एक्सप्रेस से हूँ, आपके लिए एक जरूरी फाइल आई है। मैं आपकी ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे आ गया हूँ। फाइल? मैंने तो कुछ नहीं मंगाया। तुमने अनजाने में मना किया, लेकिन फिर भी अपनी सीट से उठ खड़ीडे हुए। शायद कंपनी की तरफ से कुछ हो। बिल्डिंग के बाहर नीली ड्रेस पहने हुए एक डिलीवरी वाला तुम्हें देखते ही पास आया। जांगयू सर, आपकी फाइल, साइन कर दीजिए। तुमने जैसे तैसे साइन किए। फाइल को दबाकर देखा, अंदर कुछ सख्त चीज थी। सील फाड़ी तो अंदर से कुछ चीजें बाहर गिर गई। एक गहरा लाल रंग का हार्ड कवर वाला रजिस्टर, चाबियों का एक गुच्छा जो काफी कीमती और चमकदार लग रहा था, और कुछ एक्सेस कार्ड। तुम्हारी नजरें उस लाल किताब पर जम गई जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो तुम्हारी आंखों में चुभ रहा था, प्रॉपर्टी ओनरशिप सर्टिफिकेट। तुमने तेजी से किताब खोली। तुम्हारी उंगलियां डर से कांप रही थी। ओनर जांगयू, स्टेटस इकलौता मालिक, पता जांग सिटी 3rd रिंग रोड, ओशियन बे, बिल्डिंग 7, यूनिट 2, कमरा 2801, एरिया 158 स्क्वायर मीटर। हर एक शब्द किसी हथौड़े की तरह तुम्हारे दिल पर लगा। ये सच था, बिल्कुल सच। 6,000 रुपए में 2 करोड़ से ज्यादा की आलीशान हवेली मिल गई। एक ऐसी खुशी जो ज्वालामुखी की तरह तुम्हारे अंदर फट रही थी। पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन उस खुशी के बाद एक बहुत ही असली समस्या सामने आई, जैसे ठंडे पानी का बाल्टी सिर पर पड़ी डिच गई हो। तुमने अपना फोन निकाला, टैक्सी ऐप खोला, ओशन बे डेस्टिनेशन डाला। किराया 88 रुपए दिखा रहा था और तुम्हारे बैंक में बस 152 रुपए 34 पैसे थे। तुम्हारे चेहरे की हंसी गायब हो गई। एक करोड़पति मालिक जिसके पास रहने के लिए घर तो है, लेकिन वहां तक जाने के लिए टैक्सी के पैसे भी नहीं थे। तुम्हें तुरंत पैसों का इंतजाम करना होगा। एक ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया, वो छोटा सा कमरा जहां तुम रह रहे थे, जिसका रेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट मकान मालिक के पास था। तुमने तुरंत रेंटल ऐप खोला और ओशन बे के उसी टाइप के घर सर्च किए। सबसे कम रेंट 25,000 महीने था। 25,000 महीना यानी साल का 3 लाख। ये रकम भी तुम्हारी पहुंच से बाहर थी। तुम्हारे दिमाग में एक पागल आइडिया आया। तुमने उंगलियों से रेंट 30,000 लिख दिया, साथ में ओशन बे की रात वाली फोटो लगा दी और डिस्क्रिप्शन में लिखा, ओशन बे एकदम नदी के सामने, 158 मीटर, एकदम नया सामान, लंबे समय के लिए किराए पर। सब कुछ सेट करके तुमने राहत की सांस ली और कुर्सी पर गिर गए। क्या कोई 30,000 में रेंट पर लेगा? तभी तुम्हारा फोन जोर से थरथराया। एक अनजान नंबर था। तुम्हें लगा कोई फालतू कॉल होगी, काटने ही वाले थे कि न जाने क्यों तुमने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से एक प्यारी और प्रोफेशनल आवाज आई, हेलो, क्या आप ओशन बे 2801 के मालिक हैं? तुम्हारा दिल जोर से धड़का। इतनी जल्दी? अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुए थे। जी मैं ही हूँ, नमस्ते। मैंने ऐप पर आपका घर देखा। क्या अभी घर देखने आ सकते हैं? अभी रात के 11 बज रहे हैं। क्या अभी बहुत देर हो गई है? हमारी बेटी को स्कूल में एडमिशन लेना है, इसलिए हमें जल्द घर चाहिए। अगर घर सही रहा तो हम तुरंत एग्रीमेंट कर लेंगे। सामने वाली महिला की आवाज में तेजी और जिद थी। तुरंत एग्रीमेंट? इस बात ने तुम्हारा खून खौला दिया। तुम हाँ बोलने ही वाले थे, लेकिन समझदारी ने रोक लिया। अगर तुम ज्यादा एक्साइटेड दिखोगे तो रेंट कम मिल सकता है, और ऊपर से तुमने तो घर अभी खुद भी नहीं देखा था। कहीं पकड़ दे गए तो? तुम्हारे दिमाग में एक प्लान आया। देखिए मैडम, मैं असली ओनर नहीं हूँ। घर मेरे एक दोस्त का है, वो विदेश चला गया है, उसने मुझे रेंट पर देने के लिए बोला है। इस झूठ ने तुम्हें एक मजबूत पोजीशन दे दी और किसी भी जानकारी की कमी को छुपाने का बहाना भी मिल गया। मुझे उसके पास से चाबियां लेनी होंगी, शायद 1 घंटा लग जाए। क्या आप रुक सकती हैं? फोन पर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। ठीक है, 1 घंटे बाद हम ओशन बे की बिल्डिंग के नीचे मिलेंगे।
फोन रखते ही तुम बिस्तर से उछल पड़े, प्रॉपर्टी पेपर, चाबियां और एक्सेस कार्ड बैग में भरे और बाहर भाग निकले। 1 घंटे बाद तुम हांफते हुए ओशन बे के गेट पर खड़े थे। आधी रात को भी वहां रोशनी जगमगा रही थी। सिक्योरिटी गार्ड एकदम अलर्ट खड़ीचे थे। सब कुछ बहुत महंगा और वीआईपी लग रहा था। लाइट के नीचे एक बूढ़ी और एक जवान महिला खड़ी थी। बूढ़ी महिला 40 से 50 साल की लग रही थी, जिसने काफी महंगे कपड़े पहने थे। जवान लड़की 17 से 18 साल की थी, जो सादा टी शर्ट और जीन्स में थी। चेहरे पर थोड़ी चिद्दाहट थी। तुम पास गए। नमस्ते, क्या आप वंग मैम है? मैं जंग यू हूँ, दोस्त ने मुझे चाबियां दी हैं। हम चलो। वंग आंटी ने कोई फालतू बात नहीं की, बेटी को साथ लिया और अंदर चल दी। दरवाजा खुला तो घर से महंगी खुशबू और लग्जरी का एहसास हुआ। सेंसर लाइट्स जल गई। सामने एक बड़ा और चमकदार हॉल था। बड़ी खिड़कियों के बाहर पूरे शहर की रात की चमक और नदी का नजारा था। घर की सजावट बहुत शानदार थी, सब कुछ नया और एकदम परफेक्ट। मम्मी कैसा है? लड़की ने पूछा। अच्छा है, वांग आंटी ने साफ कह दिया। ये घर हम ले रहे हैं, 1 साल का एग्रीमेंट करेंगे। रेंट और सिक्योरिटी मनी मैं अभी पूरी दे दूंगी। पूरा भुगतान? तुम्हें लग रहा है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है? आगे की प्रक्रिया इतनी तेज थी कि यकीन नहीं होता। तुमने कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट किया। वांग यी ने पेन से अपना नाम लिख दिया। तुम्हारे साइन करते ही वांग यी ने मोबाइल बैंकिंग चालू कर दी। ठीक है, चेक कर लो। तुम्हारा फोन लगभग उसी पल वाइब्रेट हुआ। एक बैंक मैसेज आया। आपके खाते 9526 में 3,70,000 रुपए जमा हुए। बैलेंस 3,70,152 रुपए 34 पैसे है। 6 शून्य 37 लाख 3,70,000। तुमने खुद को शांत रखा। चाबी और एक्सेस कार्ड फाइल से निकालकर वांगी के आगे सरका दिया। अगली सुबह तुम बिस्तर से उठे। सोचा कि इन 3 सालों का सबसे महंगा नाश्ता बाहर जाकर किया जाए। बॉस, एक सोया मिल्क, 2 फ्राइड स्टिक और एक उबला अंडा। बैठते ही जांग वे की चुभती हुई आवाज पीछे से आई। ओह, ये तो जांग साहब है। क्या हुआ? हयंग वान का बंगला पसंद नहीं आया कि फिर से हमारी ऐसी गरीब जगह पर नाश्ता करने आ गए? वह तुम्हारे सामने बैठ गया, अपना फोन टेबल पर पटका। देखा, सबसे नया मॉडल है, 10,000 से ज्यादा का। तुम्हारी तरह नहीं, जिसका अगले महीने का किराया देने के भी पैसे नहीं है। क्या कुछ उधार चाहिए? तुमने उसे नजरअंदाज किया। फ्राइड स्टिक उठाई, सोया मिल्क में डुबोया और आराम से खाने लगे। जांग वे और खुश हो गया। अरे हाँ, जांग साहब तो बंगले में रहते हैं, किराया नहीं देना पड़ता, भूल गया था। आसपास के पड़ोसी तुम्हें देख रहे थे और उंगलियां उठा रहे थे। तुमने टिश्यू से मुंह साफ किया। किराया? वो तो एक झंझट था। कल ही घर किराए पर दे दिया। 1 साल का एडवांस ले लिया। पूरे 3,70,000 रुपए मिले। समझ नहीं आ रहा कैसे खर्च करूं। तुमने फोन की स्क्रीन जांग वे की तरफ मोड़ दी। वो चमकता हुआ बैलेंस साफ दिख रहा था। जांग वे का चेहरा ऐसे हो गया जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर पड़ गया हो। चिल्लाया, झूठ है, ये फोटो एडिट की है। तुम जैसे गरीब के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? एडिट की है? तुम गुस्सा नहीं हुए। जांग वे के सामने स्क्रीन पर उंगली टच की और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री खोल दी। सबसे ऊपर वाली एंट्री बिल्कुल साफ थी। ट्रांसफर आया 3,70,000 रुपए। समय 27 अक्टूबर 0:32। रिमार्क, हयांग वान ए ब्लॉक, 2,801 किराया और सिक्योरिटी। जांग वे का चेहरा लाल से पीला और फिर नीला पड़ गया। आसपास का शोर बढ़ गया। अरे बाप रे, 3,70,000! वो लड़का अभी कह रहा था कि ये गरीब है, अब कितनी बेइज्जती हो गई। किराए के घर लौटकर तुम दरवाजे पर टिक गए। वो जीत वाली भावना अभी भी अंदर थी। 3,70,000 काफी है जंग वे जैसे छोटे लोगों को चुप कराने के लिए। तो अगर 37 मिलियन 3.7 करोड़ होते, 300 मिलियन 30 करोड़ होते। एक ऐसी महत्वाकांक्षा मन में बढ़ रही थी जो पहले कभी नहीं हुई। तुमने आंखें बंद की और अपना ध्यान दिमाग के अंदर लगाया। सिस्टम, मुझे एक और बड़ा झूठ बोलना है। हयंग वान का बंगला क्या चीज है? मुझे जियांग शहर के बीचों बीच एक पुरानी हवेली सी हे युआन चाहिए। नीली रोशनी वाली स्क्रीन आई, लेकिन इस बार जो लिखा था उसे देखकर तुम दंग रह गए। चेतावनी, होस्ट का लेवल कम है, लक्ष्य तय सीमा से बाहर है। तुमने उन नीले अक्षरों को देखा, दिमाग में कमांड दी। सिस्टम, साफ समझाओ। होस्ट का लेवल अभी LV1 है। नौसिखिया झूठा। LV1 लेवल पर होस्ट रोजाना ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का टैक्स भर सकता है। रोज सिर्फ 10,000। तुम्हारा दिल बैठ गया। तो अगर मैं 9,999 का झूठ बोलूं तो काम बन जाएगा? थ्योरी में हाँ, लेकिन किसी भी लक्ष्य को सच करने के लिए होस्ट को टैक्स भरना होगा। जैसे ही 10,000 के अंदर का टैक्स भरा जाएगा, लक्ष्य पूरा होगा। यह नंबर दिमाग में किसी धमाके की तरह गूंजा। बहुत निराशा हुई। यह वो नहीं था जो तुमने सोचा था। तुम बिस्तर पर बैठ गए, खुद को शांत किया। अगर LV1 है तो लेवल बढ़ने पर रोजाना टैक्स की सीमा भी बढ़ेगी। सिस्टम, लेवल कैसे बढ़ाएं? जब होस्ट की अपनी संपत्ति, जिसे सिस्टम वेरीफाई कर सके, 10 मिलियन 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी तो सिस्टम अपने आप LV2 हो जाएगा। 10 मिलियन, इस नंबर ने तुम्हें फिर से जोश दिया। अब हवेली की बात छोड़ो, वो नामुमकिन है। सबसे जरूरी है LV1 का इस्तेमाल करना और रोज 10,000 के टैक्स की मदद से 3,70,000 की पूंजी को बढ़ाकर जल्दी से 10 मिलियन जमा करना। पैसों से पैसा बनाना ही सबसे तेज तरीका है। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह शांत हुआ। तुमने प्लानिंग शुरू की। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त लिन मिंकाई का फोन था।
फोन पर लिन मिंकाई की आवाज बहुत थकी हुई और निराश थी। मैं स्कूल के पीछे वाली पुरानी बारबेक्यू शॉप पर हूँ, क्या टाइम है? क्या यहाँ आ सकते हो? साथ में कुछ पी सकते हैं? तुमने उसकी आवाज में कुछ गलत महसूस किया। खड़े हुए, लोकेशन भेजो, मैं बस आता हूँ। पुरानी बारबेक्यू शॉप 10 साल से वैसी ही शोर शराबे वाली। तुमने कोने में लिन मिंकाई को ढूंढ लिया। टेबल पर कई खाली बियर की बोतलें थी। लिन मिंकाई के सामने खाना वैसे ही पड़ा था। वह बस मशीन की तरह बियर पी रहा था। उसकी नजरें कहीं नहीं थी। ये सब क्या हाल बना रखा है? तुम उसके सामने वाली कुर्सी खींच कर बैठ गए। काम चला गया, बस इतना समझो, लिन मिंकाई ने कहा और एक बड़ा घूंट पी लिया। कंपनी ने निकाल दिया, कारण दिया कि मेरी एफिशिएंसी कम है। हाँ हाँ, और पता है क्या? तुमने उसका ग्लास भरा। और क्या? लिन मिंकाई रुक गया। हाथ में बियर की बोतल जोर से टेबल पर पटकी। श्याओया ने ब्रेकअप कर लिया। क्यों? तुम्हारा दिल भारी हो गया। श्याओया लिन मिंकाई की गर्लफ्रेंड थी, पहले साल से साथ है। सब उन्हें आइडल कपल मानते थे। और क्या वजह हो सकती है? लिन मिंकाई हंसने लगा। 3 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1,88,000। तुम ही हिसाब लगाओ, कितने पैसे हुए? 6,38,000। तुमने शांति से जवाब दिया। हाँ हाँ हाँ, 6,38,000। लिन मिंकाई अचानक हंसने लगा। उसकी माँ ने मुझसे पूछा, क्या तुम दे सकते हो? मैंने कहा, आंटी, मुझे काम करते सिर्फ 2 साल हुए हैं, क्या थोड़ा समय मिल सकता है? पता है उसने क्या कहा? लिन मिंकाई ने टेबल पर हाथ मारा। उसने कहा, मेरी बेटी इंतजार कर सकती है, पर उसकी जवानी नहीं। पैसे नहीं है तो प्यार की बात मत करो। श्याओया कहाँ है? उसने क्या कहा? लिन मिंकाई के चेहरे की हंसी गायब हो गई, सिर्फ थकान बची थी। उसने मुझे मैसेज किया, सिर्फ 3 शब्द, सॉरी, फिर मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। तुमने अपने सबसे अच्छे दोस्त को देखा, मन में गुस्सा भर गया। पैसे ही चाहिए ना, मैं उधार दे दूंगा। लिन मिंकाई हैरान रह गया, फिर हाथ हिलाया। छोड़ो भाई, तुम्हारी नीयत समझ गया, बस आज साथ पी लो, कल मैं फिर से काम ढूंढूंगा। तुमने और सफाई नहीं दी। तुम जानते थे अभी जितना भी कहोगे लिन मिंकाई उसे सिर्फ नशे की बातें समझेगा। 3 राउंड पीने के बाद लिन मिंकाई बहुत बोलने लगा। काम की परेशानी से लेकर उस लालची होने वाली सासू माँ को गाली देने तक, आखिर में अपना सारा गुस्सा खुद पर निकाल दिया। सब मेरी गलती है, मेरी कोई औकात नहीं। अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या वो ऐसे बात कर पाती? क्या श्याओया छोड़कर जाती? वह अपने बाल नोचने लगा। यह दुनिया सिर्फ अमीरों के लिए बनी है। तुम चुपचाप सुनते रहे। 3,70,000, ये नंबर जंग वे को चुप कराने के लिए काफी है, लेकिन लिन मिंकाई की सच्चाई से लड़ने के लिए यह बहुत कम है। ये घर के डाउन पेमेंट का भी एक हिस्सा नहीं है। तभी नशे में धुत लिन मिंकाई ने पास वाली टेबल की तरफ उंगली दिखाई। वो देखो। तुमने देखा, पास वाली टेबल पर 2 लड़कियां बैठी थीं। उनमें से एक की सिर्फ साइड प्रोफाइल ही बारबेक्यू शॉप की सारी लाइटें फीकी करने के लिए काफी थी। खूबसूरत है ना? लिन मिंकाई पागल की तरह हंसा। मैं शर्त लगाता हूँ, ऐसी लड़की अगर तुम 1 मिलियन भी लेकर जाओ तो वो पलक तक नहीं झपकाएगी। उनकी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। उसकी बातों में सच्चाई से कुचले जाने का दर्द और कड़वाहट थी। तुमने कुछ नहीं कहा। पहले तुम भी शायद यही सोचते, लेकिन अब जेब में 3,70,000 कैश की हिम्मत और दिमाग में झूठ को सच करने वाला सिस्टम होने की वजह से तुम्हारा नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। अब आप आगे क्या करना चाहेंगे? लिन मिंकाई ने तुम्हें धक्का दिया, क्या हुआ? सच कड्डवा लगा क्या? क्या ऐसा लगता है कि हम जैसे छोटे लोग उन लोगों से बात करने की काबिलियत भी नहीं रखते? नहीं शायद। तुम अचानक बोले, नहीं शायद। लिन मिंकाई को ऐसा लगा जैसे कोई बड्ढा मजाक सुन लिया हो। तो जाओ ना, मुझे वीचैट आईडी लेकर दिखाओ। अगर तुम मांग पाए तो आज का खाना मेरी तरफ से। तुमने उस शांत दिखती पीठ को देखा, अपनी सीट से उठे, अपनी जैकेट ठीक की और बोले, पार्टी का छोड़ो, बस देखते रहो। लिन मिंकाई को लगा नहीं था कि तुम सच में ऐसा करोगे। उसने हाथ आगे बढ़ाया तुम्हें रोकने के लिए, पर तुम निकल गए। उस औरत के बगल वाली सहेली ने हलचल महसूस की। पहले उसने ऊपर देखा, चेहरे पर सतर्क भाव था। तुम उनके टेबल के सामने जाकर रुक गए। तुम्हारी लंबी परछाई उन पर पेडिडी रच रही थी। नमस्ते। उस औरत ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसने धीरे से सिर उठाया। कुछ काम है? कुछ खास नहीं। तुमने हाथ में पकड़ा हुआ बियर का गिलास उनकी टेबल पर रख दिया और खुद ही एक खाली कुर्सी खींचकर बैठ गए। मेरा नाम जियांग यू है। बस ऐसा लगा, इतनी भिड्डा वाली जगह में 2 खूबसूरत लड़कियां इतनी खामोश हैं, थोड़ा बोरिंग है। दूर बैठा लिन मिंकाई अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। उसे और देखने की हिम्मत नहीं थी। उस औरत ने तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नजरें हटा ली, वापस नीचे झुककर मूंगफली के दाने हटाने लगी, जैसे तुम हवा का झोंका हो। तुमने गला साफ किया और एक ऐसी ईमानदारी वाली आवाज में बोले, मुझे बस ऐसा लगता है किसी ऐसे इंसान से मिलना जिसे देखकर दिल धड़के आसान नहीं होता। जियांग शहर के 5th रिंग में मेरे 4 फ्लैट हैं, बढ़े नहीं है, सब मिलाकर करीब 400 वर्ग मीटर होंगे। पर पहली बार ऐसा लगा कि मेरी ये दौलत किसी लड्डकी के सामने कम पड़ दिख रही है। तुमने उस औरत के चेहरे पर नजरें गड्ढा दी। उम्मीद थी कि शायद थोड़ी हैरानी, जलन या इमोशन दिखेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। औरत ने मूंगफली हटाना भी बंद कर दिया। 4 फ्लैट क्या बहुत होते हैं? पास वाली सहेली हंसी रोक नहीं पाई। तुम्हारे दिमाग का तार हिल गया था। ज्यादा नहीं, पर तुम्हें क्या लगता है, क्या घर खरीदने से अच्छी पसंद खरीदी जा सकती है या तहजीब? उसने बीच में ही काट दिया। घर का दिखावा करके अप्रोच करने वाले मर्द बहुत देखे हैं, पर तुम जैसे बेवकूफ पहले हो। न्यू रिच। आखिरी के 2 शब्द उसने लगभग होंठ हिलाकर बोले, हल्के फुल्के पर किसी भी गाली से ज्यादा भारी थे।
आसपास के टेबल से कुछ नजरें तुम्हारी तरफ मुद्दने लगीं। चेहरे पर हंसी थी। तुम्हारे शरीर का सारा खून दिमाग में चढ़ गया। इस बात से नहीं कि रिजेक्शन मिला, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा सबसे बद्धा घमंड उसके सामने कचरे जैसा था। ये बेइज्जती किसी पिटाई से भी ज्यादा खतरनाक थी। तुम खद्दे हुए बिना कुछ बोले अपना बियर गिलास उठाया और वापस अपनी सीट पर चले गए। तुम ठीक हो? लिम मिंगकाई ने डरते हुए पूछा। मैंने तो कहा था ना, हम अलग दुनिया के हैं। न्यूरिच, बेवकूफ। तुमने अचानक हाथ उठाया। वेटर, एक लाल बनियान पहने वेटर दौड़ कर आया। भाई कुछ और मंगाना है? तुमने मेन्यू उठाया। नजरें तेजी से दौड़ाने लगे, फिर एक डिश पर रुक गए। रोस्टेड बुलाई। ये लाओ, सबसे बड़ी प्लेट, थोड़ा कच्चा रखना, ऊपर से खूब जीरा और मिर्च डालना। ठीक है भाई, वेटर ने लिख लिया। मुद्दने वाला था। तुमने फिर रोक लिया। जेब से 100 का नोट निकाला, उसे पकड़ाया। जब बन जाए तो सीधे उस टेबल पर ले जाना और उनसे कहना, बगल वाले भाई ने खिलाया है ब्यूटीज की गर्मी निकालने के लिए। वेटर कुछ पल रुका, फिर समझकर मुस्कुराया। ठीक है भाई, आप मुझ पर छोड़ दो। 15 मिनट बाद वेटर एक बड़ी प्लेट लेकर सीधे उन दोनों लड़कियों की टेबल पर पहुंचा। ब्यूटीज, ये बगल वाले हैंडसम भाई ने आप लोगों को खिलाया है। प्लेट में 10-12 गोल मटोल काली सी चीजें सींक में लगी थी। सतह पर तेल चमक रहा था और उस पर ढेर सारा लाल मिर्च पाउडर और पीला जीरा पड्डा था। लड़की का चेहरा एकदम सफेद हो गया। वो झटके से खद्दी हुई, पीछे घूमी और तुम्हें घूरने लगी। तुम बियर गिलास उठाए हुए थे, हवा में इशारा किया, चेहरे पर चुनौती भरी मुस्कान थी। बदतमीज, रुक तू। इतना कहकर लड़की अपनी सहेली का हाथ पकड़कर बारबेक्यू शॉप से बाहर निकल गई। अगले दिन सुबह तुम कंपनी के नीचे पहुंचे ही थे। एक नई नवेली BMW 3 सीरीज जोर से ब्रेक मारकर सबके सामने रुकी। शीशा नीचे हुआ। जू योंग ने चश्मा निकाला, बाहर झांका। ओह, ये तो जियांग यू है ना, छुट्टी के दिन भी ऑफिस। सच में मेहनती हो। वो तुम्हारा डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट लीडर था, जिसका काम दूसरों का श्रेय लेना और बॉस की चापलूसी करना था। जू योंग कार से बाहर आया, जानबूझकर चाबी उंगलियों पर घुमाने लगा। अभी ली है 325 आई M स्पोर्ट वर्जन, 50 लाख के करीब पड़ी। उसने बोनेट पर हाथ मारा, चेहरे पर गर्व था। क्या करें, काम भरे गया है। ठीक ठाक कार ना हो तो क्लाइंट से मिलने में शर्म आती है। तुम जैसों की तरह नहीं, जो आज भी मेट्रो या टैक्सी में धक्के खाते हैं। आसपास के साथियों की नजरें तुम पर टिक गई। सब तमाशा देख रहे थे। तुम महसूस कर सकते थे कि वो नजरें सुई की तरह चुभ रही हैं। तुमने होंठ सिकोड़े दे एक नकली मुस्कान दी। क्या करें, मेरी किस्मत ही खराब है। झू लीडर की तरह नहीं, जो किस्मत लेकर पैदा हुआ। अच्छा पिता मिला है। झू योंग का मुंह बंद हो गया। उसने बद्धेपन में हाथ लहराया। चलो जलन मत करो, तुम पर तरस आता है। मैं भी उसी समिट में जा रहा हूँ, तुम्हें लिफ्ट दे दूं। तुमने एक लंबी सांस ली, चिद्दापन अंदर दबाया। हाथ जैसे ही दरवाजे पर गया, झू योंग की आवाज गूंजी। अरे अरे, क्या कर रहे हो? ये जगह मेरे बैग के लिए है, इसमें जरूरी फाइल है। उसने दरवाजा खोला, एक लेदर बैग सीट पर रखा, फिर दरवाजा बंद कर दिया और थोड़ी से इशारा किया कि पीछे बैठो, तुम पीछे बैठो। सब शांत हो गया। साथियों की फुसफुसाहट रुक गई। सब लोग ये देख रहे थे। साथी को पीछे बिठाना मतलब या तो बॉस हो या ड्राइवर। झू योंग सरेआम तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था। झू योंग हाथ बांधे ऊपर से तुम्हें देख रहा था। क्या हुआ? पीछे की सीट अच्छी नहीं लगी? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, अपनी औकात मत भूलो। अगर नहीं बैठना तो अपनी टैक्सी कर लो। देर होकर बॉस का नाम मत डुबाना। तुम्हारा हाथ धीरे धीरे वापस आ गया। सच है, पैसा ना होना सबसे बद्धा गुनाह है, और पैसा होने के बाद उसे ढंग से खर्च करना ना आना, उससे भी बद्धा गुनाह। दिल की गहराई से एक बर्फीली नफरत बाहर आई। किसी को मारने की नहीं, बल्कि उस बदसूरत चेहरे और उसके सस्ते घमंड को पूरी तरह खत्म करने की। झू लीडर, आप आराम से बोलिए। आपकी कार बहुत छोटी है, मुझे आदत नहीं है। डर है पैर न खुले, और ये रंग भी बहुत बोरिंग है। फील्स भी बेकार है, कोई डिजाइन नहीं है इसमें। झू योंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? कभी कार देखी है तुमने? जानते भी हो ये कौन सी कार है? जानता हूँ, BMW है ना, स्टेडिको पर। ओला उबर वाले भी यही चलाते हैं ना, मैं तो बस पोर्शे चलाता हूँ। इतना कहकर तुमने उसे फिर नहीं देखा, सीधे दूसरी तरफ चल दिए। झू योंग की दहाददा पीछे से आई। रुक तू, अगर आज तुम मुझसे पहले समिट में पहुंचे तो अपना नाम बदल लूंगा। तुम एक पतली गली में आए, ठंडी दीवार से लग गए, सामने नीली स्क्रीन को देखने लगे। डिंग, छूट डिटेक्ट हुआ। होस्ट की वर्तमान स्थिति चेक की गई। सबसे अच्छा टारगेट है एक पोर्शे कार का मालिक बनना। कृपया वैल्यू कैलकुलेशन और टैक्स के लिए मॉडल चुने। स्क्रीन पर पोर्शे की ऑफिशियल कार लिस्ट थी। 718, 911, पनामेरा, मकान, कायने। स्पोर्ट्स कार बहुत दिखावटी होती है, रोजाना आने जाने के लिए सही नहीं है, और पनामेरा बहुत ज्यादा फॉर्मल है। तुम्हारी नजरें आखिरकार कायने पर टिक गई। SUV, काफी बड्डी, काफी दमदार, और कीमत का रेंज भी बद्दा है। सबसे बड़ी बात, कायने में ऑफिस जाना ये दिखाता है कि आप सक्षम हैं, पर बहुत ज्यादा दिखावा भी नहीं। परफेक्ट। टारगेट लॉक हुआ। पोर्शे कायने, टॉप मॉडल, कीमत 1,09,50,000। टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। प्रोग्रेस बार धीरे धीरे चल रही थी। तुम्हारा दिल धड़क रहा था। ये 1 करोड़ की कार है। टैक्स कितना होगा? 10,000, 20,000? उम्मीद है 10,000 से ज्यादा ना हो, वरना डेली लिमिट खत्म हो जाएगी। क्लाउड सेटिंग का खेल आखिरकार खत्म हुआ। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक उठा। ब्लोइंग हॉर्न टैक्स के तौर पर 4,000 रुपए चुकाने हैं। 4,000। सांस एक पल के लिए थम गई। ये रकम उतनी ही है जितनी हर महीने की लिमिट है।
और बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, बस 4,000 की बात है उन सब की बोलती बंद करने के लिए। क्या ये सौदा सही है? भाई इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हैंगओवर का सिरदर्द अभी भी बाकी है, मगर दिमाग में झू योंग का मजाक और याओ जियांग की नफरत भरी नजरें किसी फिल्म की तरह घूम रही है। ये सब किसी खंजर से कम नहीं है जो दिल को चोट पहुंचा रहे हैं। अगर आज चुप रह गए तो ऑफिस में कैसे नजर उठाओगे? झू योंग तुमको और कुछ लेगा, तुम पर नाकाम होने का ठप्पा लगा देगा और तुम ऑफिस का मजाक बनकर रह जाओगे। नहीं, और सहन नहीं करना। तुमने दांत भींचे, उंगली कंफर्म बटन पर रखी, तभी एक नया सिस्टम मैसेज आया। सिस्टम मैसेज, यूजर की डेली टैक्स लिमिट LV1 है, 10,000 रुपए आप पेमेंट कर सकते हैं। 4,000 रुपए की पहली किस्त की पुष्टि करें, कंफर्म पेमेंट चालू है। अगले ही पल मोबाइल वाइब्रेट हुआ, बैंक का मैसेज आ गया, आपके 6688 खाते से 4,000 रुपए कट गए हैं। हो गया, तुमने सिस्टम पैनल पर नया मैसेज देखा, बड्ड बोलापन हकीकत बन रहा है, कृपया इंतजार करें। इंतजार कितना? 1 घंटा, 1 दिन या 1 हफ्ता? मीटिंग बस शुरू होने वाली है, अगर देर हो गई तो सब बेकार है। तभी तुम्हारी जेब में फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। एक अनजान नंबर। इस मौके पर कौन फोन करेगा? तुमने फोन उठाया। नमस्ते, क्या मैं जियांग साहब से बात कर रहा हूँ? फोन पर एक शख्स की आवाज आई, एकदम अदब से भरी। मैं ही हूँ, आप कौन? तुमने पूछा। नमस्ते जियांग साहब, मैं जिनबाओलू पोर्श सेंटर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम वांग हाओ है। पोर्श सेंटर? दिल जोर से धड़का। इतनी जल्दी? बात ये है जियांग साहब, वांग हाओ ने कहा, आपके द्वारा ऑर्डर की गई काली पोर्श केएन तैयार है, सभी कागजात पूरे हैं, गाड़ी लेने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। दिमाग सुन्न पड़ी डिच गया। ऑन ऑर्डर, कागजात, इंश्योरेंस, टेम्परेरी नंबर प्लेट, सब इतनी जल्दी हो गया कि यकीन नहीं हो रहा। लगा जैसे सपना देख रहे हो। हेलो जियांग साहब, क्या आप सुन रहे हैं? जवाब न मिलने पर उसने पूछा। हाँ। तुमने गला साफ किया, घबराहट को काबू में किया। मैं अभी आता हूँ। कितना समय लगेगा? जिंगयुन बिल्डिंग से आऊंगा तो 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। फोन रखते ही सिस्टम पैनल गायब हो गया। सब सच था। 4,000 रुपए में मिलियन वाली पोर्श मिल गई। झू योंग की बेइज्जती, याओ जियांग का तिरस्कार, अब सब बेकार लग रहा है। तुम सीधे खड्डे हुए, अपने मुद्दे हुए शर्ट को ठीक किया और बाहर निकल गए। पोर्श सेंटर में कदम रखते ही ठंडी हवा ने स्वागत किया। कुछ बोलने से पहले ही वांग हाओ दौड़ कर आया और चेहरे पर मुस्कान लिए बोला, जियांग साहब आप आ गए। बिना किसी फालतू बात के उसने हाथ के इशारे से तुम्हें कार एरिया की तरफ बुलाया। वहां काली रंग की वह आक्रामक मशीन खड़ी थी, पोर्श केएन। रोशनी में उसका शरीर चमक रहा था। वांग हाओ ने फुर्ती से दरवाजा खोला और एक फाइल तुम्हें दी। आवाज में बहुत सम्मान था। जियांग साहब, सब तैयार है, ये रही आपकी कार। तुमने फाइल ली, खोलकर देखा, रजिस्ट्रेशन पेपर पर तुम्हारा नाम लिखा था। सब सच था। तुमने कार की जानकारी लेने से मना किया और सीधे अंदर बैठ गए। इंजन की जोरदार आवाज के साथ वह विशाल कार बाहर निकल गई। सिर्फ 10 मिनट में तुम ऑफिस बिल्डिंग के नीचे थे। वहाँ झू योंग अपनी काली BMW 3 सीरीज के साथ खड़ा था, सिगरेट पी रहा था और सहकर्मियों की तारीफ का लुत्फ उठा रहा था। तुमने कार धीमी नहीं की, सीधे उसकी BMW की तरफ मोड़ दी। इंजन की आवाज ने बाकी सब शोर दबा दिया। भीड़ डरकर पीछे हटी। सबने सांस रोक ली और अपनी आंखों से देखा कि वह काली केएन दबदबे के साथ झू योंग की BMW के पास खड़ी है। दोनों कार एक साथ ही। फर्क साफ दिख रहा था। उस केएन के सामने झू योंग की BMW खिलौने जैसी लग रही थी। दरवाजा खुला, तुमने एक पैर बाहर रखा, फिर दरवाजा बंद किया, जैसे आम तौर पर बाजार से कुछ सामान ले रहे हो। पर पूरा प्रांगण शांत हो गया। सब सन्न थे, वे कार देख रहे थे। फिर तुम्हें दिमाग काम करना बंद कर चुका था। झू योंग के मुंह से सिगरेट गिर गई। उसकी खुशी गायब हो गई। पास ही किसी ने हकलाते हुए पूछा, जियांग यू, क्या ये कार आपकी है? तुम कुछ बोलते उससे पहले झू योंग हंस पड़ा। इसकी? तुम सब पागल हो गए हो क्या? वह तुम्हारी तरफ भरा, कार को तुच्छ नजरों से देखते हुए बोला, अच्छा है जियांग यू, पूरी ताकत लगा दी, मुझसे मुकाबला करने के लिए अपनी महीने भर की सैलरी किराए पर खर्च कर दी। किराए पर है? यह सुनकर सहकर्मियों ने भी अजीब नजरों से देखा। सब हंसने लगे कि तुम अपनी शान दिखाने के लिए दिखावा कर रहे हो। इस मजाक का सामना करते हुए तुमने अपनी जेब से रजिस्ट्रेशन पेपर निकाला और जोर से कार के बोनट पर दे मारा। खुद देख लो। झू योंग ने शक के साथ उठाया, पन्ना पलटा। जैसे ही जांग यू नाम दिखा, उसका चेहरा सफेद पर डिच गया। मुमकिन नहीं, हो ही नहीं सकता, वे जोर से चिल्लाया। नकली है, ये पक्का नकली है। कहाँ से बनवाया ये फर्जी पेपर? सहकर्मियों ने पास आकर देखा तो सब दंग रह गए। ब्रांड पोर्श, ऑनर जियांग यू, रजिस्ट्रेशन आज की तारीख। जब झू योंग चिल्ला रहा था, तुमने बिना किसी भाव के कार की चाबी दबाई। बीप, केएन की लाइट जली। यह आवाज एक जोरदार तमाचे की तरह झू योंग के गाल पर लगी और सबका शक भी मिट गया। झू योंग का पैर कांपने लगा, हाथ से पेपर गिर गया, होंठ कांप रहे थे, कुछ बोल न सका। भीड़ एकदम शांत हो गई। सब तुम्हें देख रहे थे। मजाक उड़ाने वाली नजरें अब हैरानी, जलन और यकीन न कर पाने वाली नजरों में बदल गई थी। तुमने झू योंग की तरफ दोबारा नहीं देखा, पेपर उठाया,
भीड़ को चीरते हुए निकल गए और सीधे बिल्डिंग के अंदर चले गए। मीटिंग हॉल में अंधेरा था। तुम पीछे वाली सीट पर बैठ गए, मंच की तरफ देखा। स्पॉटलाइट में एक महिला मुद्दी, उसका चेहरा देख तुम्हारी आंखें फटी रह गई। यह तो वही महिला है जिसे कल तुमने अपनी नजर से देखा था। अब वह यहाँ आज की मेन स्पीकर है। शायद उसे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हुआ। उसकी नजरें तुम्हारी तरफ घूमी और एक पल के लिए हवा में मिली, पर उनमें कोई हलचल नहीं थी। उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। तुम्हारी सांसें आधे सेकंड के लिए थम गईं। यह दुनिया वाकई बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि जो इंसान कल रात सड़क किनारे वाले खाने के ठेले पर तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा रहा था, आज वही इस हाई प्रोफाइल सेमिनार में एक एक्सपर्ट बनकर स्टेज पर खड़ा है और तुम वहाँ एक आम सुनने वाले की तरह बैठे हो। मगर याओ जिलिंग की नजरें तुम्हारे चेहरे पर बस एक सेकंड के लिए ठहरी और फिर बेपरवाही से हट गईं। कोई हैरानी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, यहाँ तक कि चेहरे पर रति भर भी कोई भाव नहीं। ये पूरी तरह से नजरअंदाज करना तुम्हें सीधे गालियां सुनने से भी ज्यादा बुरा लगा। तुम कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गए, हाथ बांध लिए और स्टेज पर बैठी उस औरत को घूरने लगे। उसने एक परफेक्ट कट वाली काली ड्रेस पहनी थी, बाल बहुत ही सलीके से पीछे बंधे थे और उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था। वह पूरी तरह से एक प्रोफेशनल लग रही थी। यह उस याओ जिलिंग से बिल्कुल अलग है जिसे तुमने कल रात सफेद टी शर्ट में उस गंदे से ठेले पर देखा था, जब वह एक भुने हुए खाने को देखकर डर गई थी। सेमिनार शुरू हुआ। याओ जिलिंग हाथ में पॉइंटर लिए बात कर रही थी। मुश्किल तकनीकी शब्द उसके मुंह से बहुत आसान लग रहे थे। वह पीपीटी के ग्राफ दिखाकर बिजनेस की उलझी हुई समस्याओं को बहुत सफाई से समझा रही थी। नीचे सब खामोश थे। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे भी तुम वहां जबरदस्ती आए थे, पर तुम भटके नहीं। तुम्हारा पूरा ध्यान याओ जिलिंग पर था। तुम उसके चेहरे पर कोई ऐसी निशानी ढूंढना चाह रहे थे जिससे पता चले कि कल वह वैसी नहीं थी, पर तुम नाकाम रहे। स्टेज पर याओ जिलिंग बहुत शांत और ताकतवर दिख रही थी, जैसे कोई रानी राज कर रही हो। 1 घंटे की स्पीच खत्म हुई और अब बारी थी सवाल जवाब की। जब किसी ने सवाल नहीं पूछा तो तुम्हारा दोस्त झू योंग फोन चला रहा था और उसके चेहरे पर लड़कियों को देखने वाला वही घटियापन था। तभी तुमने हाथ उठाया। तुम्हारा एक्शन धीमा था, पर माहौल में एक झटके जैसी हलचल हो गई। सबकी नजरें तुम पर टिक गईं। झू योंग पहले तो हैरान हुआ, फिर उसके चेहरे पर एक मजा लेने वाला भाव आ गया। स्टेज पर याओ जिलिंग ने भी तुम्हें देखा। वह एक पल के लिए रुकी और फिर बहुत फॉर्मल तरीके से सिर हिलाया। वह सज्जन, कृपया सवाल पूछें। तुम अपनी सीट से खड़े हुए। तुम्हारी लंबी कद काठी की वजह से सब तुम्हें ही देख रहे थे। याओ जिलिंग, नमस्ते। तुम्हारी आवाज माइक के जरिए पूरे हॉल में गूंज गई। मैं एक बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने जो अभी तकनीक की बात की वह सुनने में तो अच्छी है, पर जो छोटे बिजनेस अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या उनके लिए इतना ज्यादा खर्चा करना मुसीबत नहीं बनेगा? तकनीक आखिरकार सबके फायदे के लिए है या फिर कुछ लोगों की मनमानी के लिए एक दीवार? यह एक बम की तरह था। हॉल कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह शांत हो गया। ये कोई तकनीकी सवाल नहीं था, ये सीधे बिजनेस स्ट्रेटेजी पर हमला था। झू योंग के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि तुम, जो हमेशा आलस करते रहते हो, इतना तगड़ा सवाल पूछ सकते हो। याओ जिलिंग ने तुम्हें देखा। इस बार उसने अपनी नजरें नहीं हटाई। आपका सवाल अच्छा है, पर यह दिखाता है कि तकनीक के खर्च को लेकर आपकी जानकारी कितनी कम है। उसकी बातें बहुत तमीज वाली थीं, पर हर शब्द में चुभन थी। उसने क्लाउड से लेकर छोटे पार्ट बनाने तक की बातें की और अंत में एक मिसाल दी। यह वैसा ही है जैसे तुम्हें खुद का बिजली घर बनाने की जरूरत नहीं है, बस सरकारी ग्रिड से जुड़ना काफी है। बात पूरी करके वह रुकी और फिर सैकड़ों लोगों के सामने उसने तुम्हें आखिरी चोट दी। अगर आपको ऐसी बेसिक बातों में शक है तो मैं सलाह दूंगी कि पहले हमारी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर जानकारी पढ़ें। धन्यवाद। उसके बाद उसने सीधे होस्ट की तरफ देखा। समय हो गया है, मेरा सेशन अब खत्म होता है। पूरे समय में उसने तुम्हें अपनी बात रखने या दोबारा सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया। पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। तुम्हें मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी कि वह कौन है। हॉल का माहौल बहुत अजीब हो गया था। सबको समझ आ गया था कि याओ जिलिंग का असली मतलब क्या था। तुम्हारा सवाल बहुत बचकाना है, पहले जाकर पढ़ाई करो। ये एक तरह का ज्ञान का अहंकार था। तुम्हारे गाल जलने लगे थे, तुम धीरे से बैठ गए। झू योंग तुम्हारे पास आया और मजे लेते हुए धीरे से बोला, वाह जियांग यू, कमाल कर दिया। स्पीकर से ही पंगा ले लिया। कैसा लग रहा है? स्कूल के बच्चे की तरह डांट खाने में मजा आया? तुमने उसे नजरअंदाज किया, पर वह और मजे लेने लगा। एक कार किराए पर ले ली तो खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगे। देखो ये क्या जगह है, कितनी बेइज्जती हो रही है तुम्हारी। सेमिनार खत्म हुआ, लोग बाहर जाने लगे। झू योंग अपने साथियों के साथ जोर जोर से हंसने लगा। चलो चलो, वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़नी होगी। कुछ लोगों की तरह नहीं जो किराए की पोर्च लेकर घूमने का दिखावा करते हैं। तुमने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे अपना सामान समेटकर हॉल से बाहर निकले। मेन हॉल में याओ जिलिंग को लोग घेरे हुए थे और सब उससे नाम का कार्ड मांग रहे थे। तुम उसकी तरफ बिना देखे सीधे दरवाजे की तरफ गए, पर जैसे ही तुम बाहर निकलने वाले थे
तभी एक सूट पहने हुए आदमी हांफते हुए तुम्हारे पीछे भागता हुआ आया। जांग साहब रुकिए। तुम रुक गए और पीछे मुड़े। वह एक अजनबी था। जांग साहब नमस्ते। आदमी के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैं इस सेमिनार का मैनेजर हूँ मैंडी। मेरा नाम लाई है। अभी थोड़ा कम ध्यान दे पाए उसके लिए माफी चाहता हूँ। यह देखकर हॉल में जो लोग अभी बाकी थे सब हैरान रह गए। पास में ही खड़ी याओ जिलिंग भी रुक गई और बड़े हैरानी से तुम्हें देखने लगी। वह शिंघाई टे के वाइस प्रेसिडेंट ली वेनबिन थे। वह एक मामूली से इंसान के साथ इतनी तमीज से क्यों बात कर रहे थे तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा था, पर तुम शांत रहे। जांग साहब सेमिनार कैसा लगा? अगर कुछ सुधार करना हो तो बताएं। ली वेनबिन का बर्ताव इतना झुका हुआ था कि सब हैरान थे। दरवाजे पर खड़े जू योंग ने यह देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। याओ जिलिंग की बातें बहुत काम की थी। तुमने शांत होकर कहा, आपको पसंद आया, यही बहुत है। ली वेनबिन ने सिर हिलाया और बहुत तमीज से रास्ता दिखाया। जांग साहब बाहर बहुत गर्मी है, मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ। आपकी कार वही बाहर खड़ी पोर्च कियन है ना? मैं खुद चला जाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो छोड़ना ही होगा। ली वेनबिन तुम्हें आगे ले जाने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वह किसी बहुत बड़े नेता को विदा कर रहा हो। तुमने मना नहीं किया और उसके पीछे पीछे होटल से बाहर निकले। उस पल पूरा हॉल शांत था। सब दरवाजे की तरफ देख रहे थे और सबके मन में सवाल थे। वहीं याओ जिलिंग वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे की प्रोफेशनल मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब बस हैरानी और शौक था। वह आदमी जिसे उसने कल रात ठेले पर एक घमंडी इंसान समझा था, जिसे अब भी उसने सबके सामने नीचा दिखाया था, वह आखिर ऐसा कौन है जिसके लिए लाई वेनबिन जैसे इंसान को इतना झुकना पड़ रहा है? होटल के बाहर ली वेनबिन ने खुद तुम्हारे लिए पोर्शे का दरवाजा खोला। जांग साहब आज रात एक छोटी सी बिजनेस पार्टी है, क्या आप वहाँ आ पाएंगे? उसने एक सोने के अक्षरों वाला कार्ड तुम्हें दिया जिस पर सिर्फ एक नाम और फोन नंबर लिखा था। वह फेंक परिवार की बेटी फेंक रोंगजिया की वेलकम पार्टी थी। तुम्हें पता था कि तुम जिस ऑफिस में काम करते हो वह भी इन्हीं की कंपनी का है। ठीक है मैं आऊंगा। तुमने गाड़ी स्टार्ट की और पोर्श सड़क पर निकल गई। याओ जिलिंग होटल के दरवाजे पर खड़ी थी और उस काली पोर्श को दूर जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर बहुत उलझन थी। पार्टी का लोकेशन शहर के बाहर एक प्राइवेट फार्म हाउस था। वहां पहुंचते ही पता चला कि ये कोई डिनर पार्टी नहीं बल्कि लग्जरी कार शो है। वहां फेरारी और लैम्बोर्गिनी की भरमार थी। आपकी कायन कार वहां खड़ी होकर एकदम सादी और मामूली लग रही थी। आप जैसे ही कार पार्क करके बाहर निकले, व्हाइट सूट पहने हुए वांग हाई फेंक रोजा के साथ आपकी तरफ आया। उसकी नजरें आपकी कार को ऐसे देख रही थी जैसे कोई चाकू हो। उसने मुंह खोलते ही जहर उगला। कायन लेकर इस महफिल में? भाई रास्ता भटक गए क्या? पास वाला स्टाफ पार्किंग लॉट तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगा। इस बदतमीजी को सुनकर फेंक रोजा बस एक पल के लिए रुकी, पर उसने कुछ नहीं कहा। आपको ये सब देखकर हंसी आ गई। आपने जवाब दिया, कार बस एक आने जाने का साधन है। इस पर वांग हाई और जोश में आ गया। उसने अपनी फेरारी की चाबी निकालकर हवा में उछाली और बोला, आने जाने के साधन में भी फर्क होता है। कुछ लोग किस्मत से मेन टेबल पर बैठते हैं तो कुछ को तो अंदर आने की भी हैसियत नहीं होती। वांग हाई ऐसा मत कहो। फेंक रोजा ने आखिरकार मुंह खोला, पर उसकी बात बहुत हल्की थी। इसमें कोई डांट नहीं थी, बस माहौल को शांत करने की कोशिश थी। मैं बस जियांग के साथ मजाक कर रहा था। वांग हाई ने चाबी जेब में रखी, पर उसका एटीट्यूड अभी भी बहुत हाई था। जियांग बुरा नहीं मानेंगे है ना? आपने हाथ में शैंपेन का गिलास उठाया और मुंहतोड़ जवाब दिया, मैं इतना नीचे नहीं गिरा कि किसी और की अज्ञानता पर गुस्सा करूं। अगर तुम अपनी शान बघाड़ने के लिए इतने बेताब हो तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। इतना सुनते ही पार्टी में माहौल गर्म हो गया। वांग हाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तिलमिलाकर बोला, ठीक है मैं बेवकूफ सही, तो चलो देखते हैं तुम्हारी अकल तुम्हें कैसी कार दिलाती है। कहीं ये रेंट पर तो नहीं ली? वहां मौजूद लोगों को तमाशा देखना था। तभी आपके दिमाग में सिस्टम का अलार्म बजने लगा। सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट शेखी बघार रहा है, टारगेट लॉक, 3 करोड़ की पगानी हुएरा, इसके लिए 9,000 की शेखी टैक्स लगेगी। क्या आप कंफर्म करते हैं? 9,000 में 3 करोड़ की सुपरकार, ये तो फायदे का सौदा था। आपने मन में बोला, कंफर्म। सिस्टम ने 9,000 काट लिए और पगानी हुएरा डिलीवरी के लिए निकल गई। टाइम दिया गया 30 मिनट। सिस्टम ने सारे लीगल पेपर भी तैयार कर दिए। वांग हाई के घमंडी चेहरे को देखते हुए आपने धीरे से बोला, पगानी। सन्नाटा। पूरी पार्टी में चुप्पी छा गई। फेंक रोजा तक हैरान रह गई। पगानी भाई क्या परी कथा सुना रहे हो? वांग हाई हंसते हंसते दोहरा हो गया, पता है पूरे चाइना में कितनी है? तुमने तो झूठ की हद पार कर दी। इतनी बेइज्जती के बाद भी आप शांत रहे। आपने फोन निकाला और एक ऐसे नंबर पर बात करने का नाटक किया जो कोई उठा ही नहीं रहा था। हाँ हाईवे पर ट्रैफिक है, कोई बात नहीं, जल्दी मत करो। आपने सबके मजाक को नजरअंदाज किया और ठंडे लहजे में कहा, सॉरी ट्रैफिक है, 30 मिनट में आ जाएगी। 30 मिनट का समय लोगों के लिए बस आपका मजाक बनने का काउंटडाउन था। सब आपस में बातें कर रहे थे। पैरेलल वर्ल्ड से कार बुला रहा है, पक्का भाग जाएगा। वांग भाई आज इसकी खाल उतार देंगे। हर बात फेंक रोजा को भी शर्मिंदा कर रही थी। आखिर पार्टी उसी की वजह से थी। वो आपके पास आई और धीरे से बोली, जियांग वांग हाई बस मजाक कर रहा है, इसे यहीं खत्म करो, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। वो आपको रास्ता दे रही थी ताकि
ताकि आप अपनी बात से पीछे हट जाएं, पर आपने जो किया उसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। शुक्रिया, आपने शैंपेन के गिलास को हल्का हिलाते हुए कहा, पर मैं मजाक नहीं करता। फेंक रोजा स्तब्ध थी। उसकी आंखों में अविश्वास था कि आप अभी भी अपनी बात पर टिके थे। ठीक है, बहुत हिम्मत है। वांग हाई तालियां बजाते हुए पास आया। जब इतना ही जिद है तो शर्त लगाते हैं। क्या शर्त? आपने पूछा। वांग हाई ने जमीन की तरफ इशारा करते हुए जहरीले लहजे में कहा, 25 मिनट बचे हैं। अगर कार नहीं आई तो तुम घुटने टेक कर सबके सामने मानोगे कि तुम झूठे हो और यहाँ से निकल जाओगे। ये बहुत खतरनाक शर्त थी। वो आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहता था। पूरी पार्टी उत्साहित थी, लेकिन आपने कहा, शर्त बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं है? वांग हाय हंसा। अब तुम मोल भाव करोगे? आपने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आपकी नजरें उसकी फेरारी की चाबी पर थीं। अगर मैं जीता तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा करते हैं, कार आ गई तो तुम्हारी फेरारी मेरी होगी। सब हैरान रह गए। कोई ऐसी चीज पाने के लिए जो शायद है ही नहीं। आप फेरारी की शर्त लगा रहे थे। वांग हाय हंसा और चाबी टेबल पर पटक दी। ठीक है, मंजूर है। अगर पगानी आ गई तो कार तुम्हारी। आपने फोन निकाला और पूरी भीड़ के सामने शर्त को रिकॉर्ड कर लिया। समय बीता गया। माहौल अजीब होता गया। आप आराम से शैंपेन पी रहे थे। वांग हाई टाइम देख रहा था। 20 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं। अपने ड्राइवर को कॉल करना है क्या? फेंक रोजा किनारे हो गई थी, पर आपके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज रही थी। पगानी हुएरा शहर में एंटर कर चुकी है। चेक पोस्ट पार कर ली है। 7 मिनट बचे। सिक्योरिटी चेक हो रहा है। 3 मिनट बचे। आखिरी 1 मिनट। वांग हाई की जीत पक्की लग रही थी। सब लोग कैमरा तैयार रखो, जियांग के घुटने टेकने का नजारा देखना है। लोग आपकी तरफ बढ़े। वांग हाय आपके सामने आकर खड़ा हो गया। टाइम खत्म। कहाँ है कार? आपने जवाब नहीं दिया, बस फार्म हाउस के गेट की तरफ देखा। तभी वूम, एक भारी गूंज रात के सन्नाटे को चीर गई। लोग मुड़े। 2 तेज हेडलाइट्स के बीच एक भारी ट्रांसपोर्ट ट्रक धीरे धीरे अंदर आया। ट्रक पर पी का साइन था। सन्नाटा छा गया। वांग हाई की हंसी जम गई। ट्रक रुका। हाइड्रोलिक सिस्टम की आवाज आई और साइड का दरवाजा खुला। नीले रंग की कार्बन फाइबर की चमक के साथ 3 करोड़ की कलाकृति पगानी हुएरा वहां आ गई। सबकी सांसें थम गईं। सबने जो मजाक समझा था वो अब उनके मुंह पर तमाचा था। 2 कर्मचारी ट्रक से उतरे, आपकी तरफ आए और झुककर बोले, मिस्टर जियांग, आपकी कार आ गई है, चेक कर लीजिए। वांग हाई के पैर कांपने लगे और वो जमीन पर बैठ गया। पूरी पार्टी में कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह नीली कार वहां ऐसी लग रही थी जैसे कोई दूसरी दुनिया की मशीन यहाँ आ गई हो। तुमने जमीन पर पड्ढे वांग हाई को देखा। उसका मुंह खुला था और गले से अजीब सी आवाजें आ रही थी। वो चिल्लाना चाहता था कि ये सब नकली है, ये एक धोखा है, लेकिन वो प्रोफेशनल पगानी ट्रांसपोर्ट ट्रक और वो 2 वर्दी पहने हुए स्टाफ मेंबर्स, इन सब ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दे दी थी। ये सबसे हाई लेवल की डिलीवरी सेरेमनी थी। स्टाफ ने दोनों हाथों से कार्बन फाइबर वाली चाबियों का बॉक्स ऊपर उठाया और ऐसे सम्मान से तुम्हारी तरफ बढ़ाया जैसे किसी राजा को राजदंड पेश कर रहे हो। तुमने बिल्कुल शांत चेहरे के साथ हाथ बढ़ाकर चाबी का बॉक्स लिया। बस इस एक एक्शन ने पूरी महफिल में आग लगा दी। ओह तेरी, सच में पगानी हुआयरा असली गाड़ी तो मैगजीन से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। ये आखिर है कौन? सच में इसने पगानी बुला ली। शोर ऐसा था जैसे कोई बांध टूट गया हो। जिन लोगों ने अभी तुम्हें सबसे ज्यादा नीचा दिखाया था, उनके गाल अब शर्म और बेइज्जती से लाल हो रहे थे। वो किसी बिल में छिपना चाह रहे थे। तभी वांग है पागलों की तरह उछलकर खड़ा हुआ और तुम्हारी तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं नहीं मानता, ये मुमकिन नहीं है। तू आखिर है क्या जो पगानी खरीद सके? ये पक्का किराए की है। तूने सब ड्रामा किया है। वो बड़बद्दा रहा था जैसे आखिरी तिनके का सहारा ले रहा हो। तूने 2 एक्टर बुलाए, ट्रक किराए पर लिया और मुझे बेवकूफ बनाने आया। तू मेरी फेरारी हट देखना चाहता है, सपना देखना छोड़ दे। ये बात तो उसे खुद भी यकीन नहीं दिला पा रही थी। भला कौन सी रेंटल कंपनी इतने करोड़ज की सुपरकार के साथ ऐसी वीआईपी डिलीवरी सर्विस देती है? आसपास के लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई जोकर हो। हार मानने के बजाय वो ऐसी हरकतें कर रहा था जो शर्मनाक थी। तुमने तो उसकी तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझा। बस हाथ में पकड़े भारी की बॉक्स को थोड़ा सा वजन चेक किया। तभी फेंक रोंगजिया पास आई। उसके ठंडे चेहरे पर हैरानी और डर साफ था। उसका घमंड गायब हो चुका था। जियांग साहब, उसकी आवाज कांप रही थी। आखिर ये आदमी है कौन? यही सवाल हर किसी के मन में था। वो इंसान जो चुटकी बजाते ही 3 करोड़ की सुपरकार बुला ले, वो भला मामूली कैसे हो सकता है? लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। अगले पल तुमने वो किया जिससे सब दंग रह गए। तुमने कलाई घुमाई और वो चाबी का बॉक्स जो अभी हाथ में आया ही था वापस स्टाफ को थमा दिया। स्टाफ घबराकर बोला, जियांग साहब, ये वाली मुझे चलाने का मन नहीं है। तुम्हारा टोन ऐसा था जैसे खाने में क्या खाना है उसकी बात कर रहे हो। तुम्हारी कंपनी के पास रेंट पर देने की सर्विस तो होगी ना? स्टाफ हैरान रह गया, फिर सिर हिलाकर बोला, जी सर, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे और अपने मेंबर्स को शॉर्ट टर्म के लिए रेंट पर दे देंगे। ठीक है, तुमने हाथ हिलाया। इसे किसी अच्छी पार्टी को रेंट पर दे दो। रेंट मेरे अकाउंट में डाल देना। बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। धूम, पूरा माहौल शांत हो गया। अगर पगानी का आना एक धमाका था तो तुम्हारा ये कहना परमाणु बम था। वो पगानी, वो हुएरा, करोड़पतियों का सपना गाड़ी का दरवाजा तक नहीं खोला
अंदर बैठे तक नहीं, और तुमने उसे रेंट पर दे दिया। ये कैसी दौलत है और कैसी बेपरवाही। तुम्हारे लिए ये 3 करोड़ की कलाकृति सधक पर खद्दी किसी आम चीज जैसी थी। पैसों को घास समझने वाला ये अंदाज वहां मौजूद लोगों की सोच को हिला देने वाला था। वांग है पूरी तरह खत्म हो गया। अपनी प्यारी फेरारी के सामने तुम्हारी इस हरकत ने उसे औकात याद दिला दी। स्टाफ ने फिर से झुककर सम्मान दिया। जी जियांग साहब, अभी सब हो जाएगा। तभी ट्रांसपोर्ट ट्रक चालू हुआ। वो शानदार गाड़ी जिसने पूरे फंक्शन को पागल कर रखा था, बिना घास छुए वहां से चली गई। तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जुए की मेज की तरफ बढ़ गए। वहां से फेरारी की चाबी उठाई और पार्किंग की तरफ चल दिए। वांग है से एक शब्द भी नहीं बोले। पीछे सब सन्नाटे में खड्डे थे और वांग है का चेहरा कागज सा सफेद था। फेंक रूजिया तुम्हें जाते देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। तुम्हारी पावर उसकी सोच से बाहर थी। इंजन की गूंज के साथ तुमने गाड़ी ली और एस्टेट से बाहर निकल आए। गेट के बाहर आते ही मोबाइल वाइब्रेट हुआ। टिंग, आपकी पगानी हुएरा रेंटल प्रोसेस में चली गई है। उम्मीद है रोजाना 1.2 लाख रेंट मिलेगा जो सीधे आपके अकाउंट में आएगा। तुमने मैसेज देखा और मुस्कुराए। ये दिखावा थोड़ा ज्यादा हो गया था। अगली बार कुछ और बढ़ा करेंगे। अगले दिन तुमने एक हाथ से कैने का स्टेयरिंग पकड़ा और दूसरे हाथ से पागानी का रेंटल एडवांस चेक किया। पैसे आ चुके थे, लेकिन तुमको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये एक करोड़ेज का सिस्टम अपग्रेड वाला चक्कर सिर पर मुसीबत जैसा है। लेवल 1 सिस्टम की रोजाना की 1 लाख की लिमिट बहुत धीमी है। इसने तुम्हारी कमाई की स्पीड को रोक रखा है। इसे जल्दी बढ़ाना होगा। तभी एक अनजान नंबर से फोन आया। तुमने उठाया। दूसरी तरफ एक लड़की की तेज और मीठी आवाज थी। जैंग साहब नमस्कार, मैं वन मैंशन की सेल्स कंसल्टेंट ली हूँ। आपको अपना सबसे महंगा पेंट हाउस दिखाना चाहती हूँ, जिसमें प्राइवेट गार्डन भी है। फिर से सेल्स कॉल। तुम फोन काटने ही वाले थे, तभी सामने वाली की एक बात ने हाथ रोक दिया। ये हमारा सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट है। यहाँ सिर्फ बड़े लोग रहते हैं जो आपके स्टेटस को मैच करता है। उसकी ये बात सुनकर तुमने रुकने का फैसला किया। सबसे महंगा यूनिट कितने का है? फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा हो गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम सीधे मुद्दे पर आओगे। फिर उसने जोर देकर कहा, जांग साहब, पेंट हाउस की कीमत 2 करोड़ है। फुल पेमेंट पर डिस्काउंट मिल सकता है। ओ 2 करोड़। तुम ऐसे बोले जैसे सब्जी के दाम पूछ रहे हो। वो समझ गई कि तुम बस हवा में बातें कर रहे हो। उसका टोन ठंडा हो गया। हाँ, 2 करोड़ डच, बिना डिस्काउंट के। तुमने शांति से कहा, मैंने फुल पेमेंट कर दी है। हवा में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद एक हंसी गूंजी। सर, फेंकने की भी हद होती है। ये कल ही लॉन्च हुआ है, अभी एक भी सेल नहीं हुई है। अच्छा, तुमने स्टेयरिंग घुमाया और मेन रोड पर आ गए। शायद सिस्टम अपडेट नहीं हुआ होगा, फिर से चेक कर लो। ओनर का नाम, उस लड़की का धैर्य खत्म हो गया। सर, अगर सच में खरीदना है तो छोटे फ्लैट्स की बात करें। अगर बस टाइम पास करना है तो सॉरी, मेरा टाइम बहुत कीमती है। इतना बोलकर बिना तुम्हारी बात सुने उसने फोन काट दिया। तुमने ब्लैक स्क्रीन देखी। गुस्सा आने के बजाय हंसी आई। टिंग, नया दावा डिटेक्ट हुआ। वन मैंशन का पेंट हाउस खरीदा। वैल्यू 2 करोड़ डी चर्च। टैक्स 6,000 लगेगा। कंफर्म करें? टिंग, पेमेंट सक्सेसफुल। पेपर्स आपके पास भेजे जा रहे हैं। काम हो गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ऑनलाइन ऑर्डर भी इतना फास्ट नहीं होता। लेकिन 5 मिनट भी नहीं बीते कि फोन फिर बज उठा। अनजान नंबर से ही था, लोकल लैंडलाइन। तुमने फोन उठाया। सामने से एक आदमी की डरी हुई और बहुत सम्मान वाली आवाज आई। क्या मैं जियांग साहब से बात कर रहा हूँ? मैं वन मैंशन का जनरल मैनेजर वांग डेफा हूँ। आदमी की आवाज कांप रही थी। आपको बहुत मुबारक हो, आप हमारे सबसे बड़े ओनर बन गए हैं। रिकॉर्ड अपडेट होते ही मैंने आपको कॉल किया। ये रवैया पिछली सेल्स वाली से बिल्कुल अलग था। जांग साहब, हम एक बड़ी डिलीवरी सेरेमनी रखना चाहते हैं। आप कब फ्री हैं? जरूरत नहीं है, तुमने बाहर की दुनिया को देखते हुए कहा। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। प्रॉपर्टी रेंट पर देने की सर्विस तुम्हारे पास होगी ही। इसे रेंट पर डाल दो। रेंट पर? मैनेजर तुम्हारी बात सुनकर सन्न रह गया, लेकिन तुरंत संभला। कोई बात नहीं सर, आप मुझ पर छोड़ दे दीजिए। मैं सबसे बेस्ट किराएदार ढूंढ लूंगा। फोन रखा और तुम्हारा मन खुश हो गया। नाम पर 2 करोड़ की संपत्ति और जुद्ध गई। सिस्टम अपग्रेड के करीब पहुंच गए। अचानक एक ख्याल आया, अगर ये खरीदे हुए घर और कार बेच दूं तो तुरंत कैश हाथ में आ जाएगा, है ना?